ये जीत कुछ अलग है, ये जीत कुछ खास है, क्योंकि लड़कियों ने रच दिया स्वर्णिम इतिहास है। महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा मोमेंट नहीं मानूंगा मैं, मानूंगा ये ऐतिहासिक मोमेंट सिर्फ क्रिकेट का भी नहीं है बल्कि हमारे देश का है। बिल्कुल, जालिम नवंबर जो है हाँ है ना। नहीं, अब जालिम नहीं रहा। अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें लगभग वैसी ही हुई जैसे 83 में थी और जैसे यहाँ पर हुई हैं। गावस्कर साहब हमारे पैचो थे, वो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं उनसे बात कर रहा था फ़ोन पे कि सही भाई शो है ये वो एकदम बच्चे की तरह। नहीं नहीं यार, शो पहले करो, मेरे को मैच पे होना। देखिए यहाँ ना उनकी कमेंट्री थी ना कुछ, उन्होंने टिकट करा के मेरे से ये तक बातें कर रहे थे, यार मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, पार्किंग मुझे मिल जाए, मैं बॉल नहीं मिस करना। जैसे फैन होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से उन्होंने बातें। थोड़ा पर्दे के पीछे की कहानी जानते हैं, जिस तरीके से क्रांति गौड़ आई वहाँ पे, अरुंधति रेड्डी आई या श्री चारणी आई, बहुत सारी ऐसी खिलाड़ी आई वहाँ से अचानक। मतलब आप देखें मोस्टली इन्होंने 2024 या 2025 में डेब्यू किया हुआ। मिताली राज की कप्तानी गई थी, हरमन को बनाया गया था। मिताली राज की जो मैनेजर थी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, ये हरमन बड़ी पॉलिटिक्स खेलती है। मोल मजुमदार देखिए उनकी भी क्या ज़बरदस्त स्टोरी है। जो शख्स जो डोमेस्टिक जायंट था, कभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाया, जब इंडिया के लिए नहीं खेल पाया तो वर्ल्ड कप दूर है, लेकिन आज वो वर्ल्ड कप विनर है बतौर कोच। हरमन में मुझे एक दो चीज़ें धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट आगे गया ना, एज अ कप्तान कुछ चेंजेस नजर आई जो भले के लिए हुई। पे बैक विद इंटरेस्ट, यस, सूद समेत वापस, और वो भी उसी टूर्नामेंट। एक बहुत बड़ा इंडियन टीम को फ़ायदा हुआ जिसके लिए ना भारतीय टीम का इतना योगदान था, ना आपका, ना मेरा, ना सपोर्ट स्टाफ, ना बीसीसीआई, ना किसी का, वो ऊपर वाले का था। देखिए ये चीज़ मैं कहूँगा, इसमें बहुत बड़ा योगदान सौरव गांगुली का है। ये जीत कुछ अलग है, ये जीत कुछ खास है, क्योंकि लड़कियों ने रच दिया स्वर्णिम इतिहास है। 25 साल बाद विमेंस क्रिकेट को एक नया चैंपियन मिला है ओडीआई फॉर्मेट में, और भारतीय टीम ने पहली बार विजय पताका लहरा दिया है वहाँ, जिसकी हम उम्मीद तो कर ही रहे थे पिछले एपिसोड में, और हमारी उम्मीदों पर भारतीय टीम बिल्कुल खरा उतरी। ज़बरदस्त तरीके से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया और साउथ अफ्रीका फाइनल में कहीं टिक नहीं पाई। सर मज़ा आ गया कल का मैच देखकर। मैं पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, मैंने आपसे क्या कहा था, बिल्कुल कि चांस है इस टीम का, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब क्योंकि जीत गए तो सब है ना उसमें शिरकत कर रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, आपने भी मनाई, सबने मनाई, लेकिन ऐसा वही मुझे लगा था कि सेमीज़ आपको पहुंचना था, जो इतनी मतलब मुश्किल नहीं आने वाली थी। वो न्यूजीलैंड का मैच बहुत अहम था, आप एक बार वो जीत गए थे तो मुझे लग रहा था कि भाई फिर 50-50 का मैच है, 2 मैचेस आपने जीतने हैं, अच्छा क्रिकेट खेलना है। और जो इंडियन टीम है उन्होंने दोनों बहुत ज़बरदस्त मैचेस खेले। आप सेमीफाइनल जीतते हो, फाइनल जीतते हो, और फिर आप ये मुकाबला जीत गए हो। मैं तो इसको सिर्फ जो महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा मोमेंट नहीं मानूंगा मैं, मानूंगा ये ऐतिहासिक मोमेंट सिर्फ क्रिकेट का भी नहीं है बल्कि हमारे देश का है। आई थिंक जब कई बड़ी बड़ी चीज़ों को याद किया जाएगा, बड़े बड़े मॉन्यूमेंटल जो कोई इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में चर्चा होगी, उसमें ये भी शामिल होगा। वाटरशेड मोमेंट इसे कहा जा रहा है। ये जीत क्यों ज़रूरी है, और कल से मेरे दिमाग में गाना चल रहा है। अच्छा, फिल्म देखिए चल मेरे भाई, नहीं उसमें वो गाना है ना, आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, हाँ है ना, गाना मैंने सुना है, गाना है वो बहुत, मुझे मेरे दिमाग में कल से यही लूप में बज रहा है। मतलब ठीक है, चक दे इंडिया और ये सब एंथम बन गए भारतीय टीम की जीत के, लहरा दो, यस। तो बहुत सारे संयोग बने सर, मतलब थोड़ा अपन इस जीत के पीछे की कहानी को भी देखते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि हमने ओवरनाइट जीत लिया। ठीक है, हम 3 मैच हार चुके थे लगातार, वहाँ पे थोड़ी सी निराशा हो रही थी कि हम जीत के पोजीशन से हमने वो मैच गंवा दिए थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, स्प्रिंग को आप दबाओ तो फिर वो इसकी तुलना में ये इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। मैं भारत की जो 90 की दशक की मेंस टीम है उससे करता हूँ, क्योंकि इस बार क्यों मुझे ऐसा यकीन था, हमने चर्चा पहले भी की थी जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, तो जब हम आकलन कर रहे थे, प्रीव्यूज़ कर रहे थे हमारे इस वर्ल्ड कप के लिए, तो मैंने कहा था ये हालांकि भारत महिला वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता है, लेकिन ये शायद इनका सबसे बेहतर मौका है, बेस्ट चांस है जीतने का। उसके पीछे 2-3 कारण यही थे कि पहली बार मुझे लगा टैलेंट के लिहाज से, देखिए अगर आपको कोई एक बड़ा टूर्नामेंट जीतना होता है ना, तो क्या एक सबसे बड़ी चीज़ आपको चाहिए, मल्टीपल मैच विनर्स आपको चाहिए होते हैं, मल्टीपल। अक्सर टीमें
जो नहीं जीत पाती लेकिन कई बार चौंका देती है इक्का दुक्का मैच में, वो ऐसी टीमें होती है जिनमें 1 या 2 मैच विनर होते हैं, बाकी सपोर्ट कास्ट होते हैं। तो जिस दिन वो चलते हैं तो उस दिन आप बड़ी बड़ी टीमों को मात दे देते हो, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको लगातार वैसा परफॉर्मेंस करना है, वो नहीं हो पाता। इसलिए मुझे यकीन था इस बार टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि यार इस बार चांस है। ये नहीं था कि 100% आपको पता था जीतने वाले थे, बट सबसे बेहतरीन चांस इसलिए था क्योंकि जो सीरीज उससे पहले हो रही थी, धीरे धीरे आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेला था, उसमें भी आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उस वाली सीरीज़ में जो घर पे हुई थी, न्यू चंडीगढ़ में वो मैच हुआ था, वहाँ आपने हराया था। और इस पूरे कैलेंडर ईयर में मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया वुमेंस टीम, क्योंकि मेंस क्रिकेट की तरह तो है नहीं जहाँ हम ऑस्ट्रेलिया को भी मानते हैं बड़ी मजबूत टीम होती है, हमेशा आपको परेशान करती है, लेकिन वहाँ पे आप उनके साथ जीतते भी रहते हैं, वो बाकी टीमों से भी हारते रहते हैं, तो टक्कर बराबरी की होती है। वुमेंस क्रिकेट में एक ऑस्ट्रेलिया है, फिर बाकी सब है, इतना बड़ा अंतर था। तो पूरे इस साल एक ही मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी थी, वो इंडिया कैलेंडर ईयर में, वो इंडिया से। और जब वो हुआ और फिर बाकी देशों के साथ भी जो आपका प्रदर्शन था और जिस तरह से टीम जीत रही थी, मुझे लगा नहीं यार अब ना ये वो विमेंस टीम नहीं है जो 17 में भी आपने उनको हराया था सेमीफाइनल में, फिर आप फाइनल में हारे थे। वो क्यों हराया था? क्योंकि वही एक वन फ्रीक नॉक हो गया था। एक हरमनप्रीत ने एक ऐसा नॉक खेल दिया, वन फॉर द एजेस, उस नॉक ने आपको जिता दिया, लेकिन क्या कंसिस्टेंटली आप जीत पा रहे थे? नहीं। वो एक बहुत बड़ा अंतर था। अब जो आपकी टीम आई उसने दिखाया कि आपके पास, अब आप यही कैंपेन देख लें, शुरुआत में श्रीलंका के साथ आप कैसे जीते, अमनजोत ने आगे नीचे रन बना दिए, बैटिंग कोलैप्स कर गई, अमनजोत उस दिन आपको जिता गई। फिर आपके पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, बाकी मैच हुआ, वहाँ भी फंस रहे थे आप, ऋचा घोष ने आके नीचे रन बना दिए। फिर आप कई मैच हारे, लेकिन ऋचा घोष उसमें रन बना रही थी, दीप्ति कंट्रीब्यूट कर रही थी। जब तक आपने लय पकड़ी न्यूजीलैंड के साथ मस्ट विन गेम, स्मृति तब तक फॉर्म में आ गई, उन्होंने 100 बनाया, प्रतिका रावल ने 100 बना दिया, ठीक है। फिर आपका सेमी में जमाइमा जो अब तक नहीं कुछ कर पा रही थी, जमाइमा स्टेप अप करती है, हरमन रन बना देती है, वो भी आ जाती है फॉर्म में। फाइनल में शिफाली परफॉर्म अच्छा करती है, दीप्ति परफॉर्म अच्छा करती है। वही मैं कह रहा हूँ, ये एक सबसे बड़ा साइन होता है किसी भी चैंपियन टीम का कि किसी दिन, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया क्यों बेस्ट होता था, वेस्ट इंडीज क्यों बेस्ट होता था, ये नहीं कि एक आदमी या दो आदमी, क्लाइव लॉयड नहीं तो विव रिचर्ड्स नहीं तो माइकल होल्डिंग नहीं तो मैल्कम मार्शल, कोई ना कोई आपका, नहीं तो डेजमंड हेन्स, नहीं तो गॉर्डन ग्रीनिज, कोई ना कोई आपको जिता सकता है इकलौते अपने दम पर। ऑस्ट्रेलिया टीम वही ऐसी थी, स्टीव वॉ नहीं तो रिकी पॉन्टिंग नहीं तो मगरा नहीं तो डेमियन मार्टिन नहीं तो गिलक्रिस्ट, मतलब शेन वॉन, मतलब कितने ऑन देयर डे कोई भी एक जिताता था। धीरे धीरे इस टीम में मुझे वो नजर आ रहा था, इसीलिए शायद मुझे लगा इस बार मौका है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ आप 19 ही थे, लेकिन उस दिन आपने एक बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, कोई ना कोई उस दिन खड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये टीम कर सकती है। और क्योंकि मैंने 83 के बारे में बात की, तो अगर मैं आपको 83, देखिए इसको कहा जा रहा है 83 मोमेंट, और ज़्यादातर लोग क्यों कह रहे हैं 83 मोमेंट? 83 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मेंस टीम का फर्स्ट वर्ल्ड कप था, ये वुमेन्स टीम का फर्स्ट वर्ल्ड कप है, तो आपने कह दिया भाई 83 मोमेंट। लेकिन आप देखिए बाकी कितनी चीज़ें लगभग 83 जैसी हैं। वो कैच सबसे बड़ा, तो अमनजोत का कैच, विव रिचर्ड्स का कैच, ठीक है, वो तो एक ही चीज़ है। मैं आपको और 5, 6, 7 चीज़ें गिना दूँ उसमें। जब आप उस समय की सबसे नंबर 1 टीम कौन थी? वेस्ट इंडीज। जस्ट बिफोर 83 वर्ल्ड कप आपने बर्बिस में उनको एक वनडे में हरा दिया था, पहली बार आपने उनको हराया था। सेम आपने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ हराया, टूर्नामेंट से पहले आपने एक मैच खेला, यहाँ की नंबर 1 टीम कौन थी, उनको आपने हराया, ठीक है, वो एक चीज़। दूसरी आप देखें तो वहाँ पर भी आपने पहले बैटिंग की थी 83 में, यहाँ की टीम ने भी पहले बैटिंग करी, बिल्कुल 83 का हुआ। यहाँ भी आपका एक वक्त सेमीफाइनल से पहले सिचुएशन आ गई थी करो या मरो वाला मैच, वहाँ जिम्बाब्वे के साथ, आप हार जाते आप बाहर थे, यहाँ आपका न्यूजीलैंड के साथ था, आप जीते, आप सेमीज पहुँचे, वहाँ आपने जिम्बाब्वे को हराया, आप सेमीफाइनल पहुँचे, है ना। उस वक्त भी आपके कप्तान पंजाब से, चंडीगढ़ से थे, पंजाब का कैपिटल है, पंजाब से थे। इस बार भी आपकी कप्तान हरमन पंजाब से है, मोगा से है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही, मतलब कई ऐसे चीज़ें थी, सिमिलैरिटी थी, जो अगर आप देखें 83 वर्ल्ड कप से अगर आप तुलना करें तो बिल्कुल वैसी थी। एक और 83 में आपको किसी ने चांस नहीं दिया था, यस, आप अंडरडॉग थे। इस बार आप भी अंडरडॉग थे।
83 में भी आपका मैन ऑफ द मैच फाइनल में ऑलराउंडर था मोहिंदर रमानाथ, आपका मैन ऑफ द मैच यहाँ भी शेफाली वर्मा, यहाँ भी ऑलराउंडर शेफाली, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी ऑलराउंडर दीप्ति। ठीक है, ऑलराउंडर वहाँ पे हुआ। वहाँ पे भी आपको हर मैच में कोई ना कोई खड़ा हुआ, कभी यशपाल शर्मा ने रन बना दिए, कभी कीर्ति आजाद ने विकेटें ले ली, कभी मोहिंदर रमानाथ ने किया, कभी संदीप पाटिल ने रन बना दिए, है कि नहीं? कभी मदन लाल और रॉजर बिनी ने विकेट्स निकाल दी। यहाँ की भी टीम ने वैसे ही किया। तो अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें लगभग वैसी ही हुई जैसे 83 में थी और जैसे यहाँ पर हुई हैं। और 83 के बाद आपको पता है क्या हुआ है, मतलब भारतीय क्रिकेट का नक्शा बदल दिया, भारतीय क्रिकेट ही पूरी तरह से बदल गई। तो वही मुझे लगता है कि मोमेंट है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो होगी, चलिए खिलाड़ी, एक तो इनकी लाइफ बदल जाएगी, आपने देखा है कितने प्राइज अभी अनाउंस हो रहे हैं, वो तो है ही। दूसरे अब हाउस होल्ड नेम्स हो जाएंगे। ठीक है, आप और हम क्रिकेट कवर करते थे, हमें पता था, है ना, कि ये कौन खिलाड़ी, शेफाली क्या करती है, या अमनजोत क्या करती है, या फिर हरमन, या आपकी प्रतिका रावल, दीप्ति, सब हमें पता था। अब बच्चा बच्चा जानेगा, हर लोग जानेंगे भाई, जो कैजुअल क्रिकेट फैन है वो भी जानेगा कौन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है, 2 नवंबर को जीती है टीम, आज 3 है। आज शाम को कई ऐसी लड़कियां होंगी जिन्होंने आज बैट और बॉल उठाया होगा, जो क्रिकेट नहीं खेलती होंगी। हर जगह, मैं कह रहा हूँ इंडिया के हर कोने में, गाँव में हो, शहरों में हो, आज हो सकता है आज शाम को जब लड़के निकल रहे होंगे, हो सकता है उनकी बहन भी साथ में आ जाए, यार आज मैं भी आ रही हूँ खेलने, है ना। या कोई लड़कियाँ जो नीचे खेलने निकलती हैं या कुछ करने, वो कह रही चलो यार आज हम एक बैट ले आना, ज़रा अपने भाई का ले आओ या फादर का ले आओ, ज़रा 1-2 हिट लगाएं। ये आई थिंक सबसे बड़ी चेंज होगी इस जीत के बाद। एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था, स्मृति ने यही बात कही थी, उनसे पूछा गया था, जतिन का इंटरव्यू था, जतिन सप्रू ने किया, पूछा था कि इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी। तो स्मृति ने यही कहा था कि प्रोफेशनल तो खेलती हैं लड़कियां, मतलब कम हैं खेलती हैं, बट मैं चाहती हूं कि जो लड़कियां गली क्रिकेट में हमें खेलते हुए दिखें, है ना। तो वो जो बात है, अब मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, ये अब हो जाएगा। और कोई माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं टोकेंगे नहीं कि भाई क्यों खेल रहे हो। गली क्रिकेट सिर्फ लड़कों का गेम नहीं है, लड़कियों का भी है, ये सबसे बड़ी बात कुछ हद तक ये चेंजेस आई गए। मैंने खुद अपना आपको निजी एक्सपीरियंस बताऊं तो, जैसे जमाइमा है, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया है पहले। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में, मैंने जब काफ़ी साल पहले किया था, उन्होंने बताया था कि जब वो जाती थी एकेडमी में, वो इकलौती लड़की होती थी। और ऐसे ही यही कहानी सबकी है, मतलब एक तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जमाइमा का, लेकिन सबकी यही कहानी थी कि भाई आप जाते थे तो इकलौती होती थी और सब उसको घूर के देखते भी थे, अनकंफर्टेबल भी वो फील करती थी, इकलौती लड़की जो लड़कों के कैंप में खेल रही है। पहली बात तो ये है, बहुत जगह कैंप्स में लिया ही नहीं जाता था लड़कियों को, कई कोच चलो ले लेते थे, तो फिर लड़कियों को इस मुश्किल से गुजरना पड़ता था कि यार मैं इकलौती लड़की हूँ, फिर उनके साथ आप कैसे खेलोगे, कितनी तेज़ गेंदबाजी करोगे। पर उसने डट कर, है ना, वो चीज़ों का सामना किया। लेकिन अब मैंने बदलाव वो इस जीत से पहले देख लिया था, पिछले कुछ सालों में वो बदलाव हुआ है। WPL भी आ गया और उससे कुछ पहले भी कि अब मैं नोएडा की आपको बात बता देता हूँ। अब ऐसे कई अकेडमी है जो सिर्फ गर्ल्स अकेडमी है, या मतलब या फिर कई ऐसी है जो बॉयज़ की अकेडमी है, लेकिन एक नेट लड़कियों के लिए लगता है, जहाँ कम से कम 7-8-10 लड़कियाँ आती हैं, उनका नेट अलग लग रहा है ऐसा। और क्योंकि मैं आपको नोएडा की कहानी बता रहा हूँ, ये देश भर की कहानी, मुंबई में मैं कई जगह देख रहा था, ऐसा होने लगा है। तो वो बदलाव धीरे धीरे आ गया है कि अच्छा, अब स्कूलों की गर्ल्स क्रिकेट टीम भी होती है। ये नहीं कि अब, मतलब पहले तो ये होता था ना, अगर 1 या 2 लड़की खेल रही है, मुझे कुछ साल पहले की बात है, मैं एक स्कूल में एज अ गेस्ट गया था, तो वहाँ एक पेरेंट आए थे, क्योंकि उनको पता था मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, तो लेके आए अपनी बेटी को कि ये खेलती है क्रिकेट। तो ये मैंने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा लगा क्या। तो मैंने कहा फिर आप स्कूल के लिए भी खेलते। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्कूल के लिए नहीं खेलती। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारी स्कूल की टीम ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, आप तो खेलती हैं, बड़ा अच्छा है। तो नहीं, मैं आपके सर से बात करूँगा। तो उनके थे प्रोफेसर, मैंने उनसे पूछा कि आप, यार वो लड़की मिली, बड़ा अच्छा खेलती है, आपकी वो कह रही थी स्कूल की टीम ही नहीं है, वो सिर्फ अकेडमी के लिए जाके खेलती है। तो उसने कहा नहीं, हम लोग, वो स्पोर्ट्स के टीचर थे, उन्होंने कहा नहीं, हम तो चाहते हैं और हमने कोशिश भी की, पर हमें 11 लड़कियां नहीं मिल पाती टीम बनाने के लिए। 11, जैसे आपने एक मेल भेज दी, ईमेल भेज दी या बोला कि आ जाए, तो 11 ही नहीं होती तो टीम कैसे बनेगी? हो सकता है 2-4 हों बड़ी अच्छी खेलती, बट हमें 11 तो चाहिए, तो कोई भेजता ही नहीं है।
बास्केटबॉल की टीम बन जाती है लड़कियों की, कुछ हद तक अब फुटबॉल की टीमें भी बन जाती है लड़कियों की, लेकिन क्रिकेट की नहीं बन रही थी, कुछ साल पुरानी बात है। लेकिन अब नहीं लगता मुझे वो इशू आता है। अब क्रिकेट की टीमें भी मैं नहीं कह रहा हर स्कूल में हो रहा है, बट कुछ स्कूल है जहाँ आपको गर्ल्स की टीम है क्रिकेट की, तो वो बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। बट ये वो मोमेंट ज़रूर है, वाटरशेड जैसे आपने कहा, सही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अब काफ़ी हद तक चीज़ें बदल जाएंगी। मैं आपको अपने ऑफिस का भी उदाहरण देता हूँ। मैं मतलब देखिए, मतलब मैं पॉडकास्ट में हम हर चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पता है हम किस तरह से कवरेज करते हैं मेंस की, और मैं अब टीवी की आपको बात बता रहा हूँ। डिजिटल में तो हम करते ही हैं बहुत, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें अब टीवी में आपकी लड़ाई बाकी खबरों के साथ भी है कि नहीं? बिल्कुल। तो उसमें ठीक है, लड़ाई है, अब जो जिसको ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, मेंस क्रिकेट तो अब बहुत बड़ा हो चुका है, तो उसकी वो लड़ाई है ही नहीं। अब जब मेंस का मैच होगा, वर्ल्ड कप तो आप भूल ही जाइए, वर्ल्ड कप का मैच हो तो वैसे ही कोई भी खबर आप साइड करोगे टीवी में भी वो चलेगी। बट कुछ अभी जैसे ओडीआई सीरीज चल रही थी जो विराट और रोहित शर्मा को लेकर, तो मुझे किसी को टीवी में भी जो लड़ाई होती है एडिटर्स की होती है ना, नहीं भाई मेरा ये, हर आदमी कहता है ना मेरा प्रोग्राम जाना चाहिए। कोई हो सकता है जियो पॉलिटिक्स का है, वो कहता है मेरा जाए, कोई बिजनेस का है वो कहता है मेरा जाए, कोई खेल का कह रहा है, कोई पॉलिटिक्स का कह रहा है, तो वो लड़ाई होती है। और मेंस क्रिकेट में आपको लगातार जीत ही मिलेगी अगर आप लड़ाई करोगे, क्योंकि उसकी अहमियत है। तो हाँ भाई यार ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, विराट और रोहित, ये होना चाहिए। वर्ल्ड कप तो जैसे मैंने कहा आंख बंद करके होता है। मैं आपको सच बताऊं, विमेंस टीम के लिए शो जाए टीवी में, मुझे उसके लिए लड़ना पड़ा था। सेमीफाइनल में भी मैंने कहा, और कहा नहीं यार पता नहीं इतनी, अब इससे इंपॉर्टेंट तो ये खबर आ गई है यार, इसको हम चले। मैंने कहा यार बड़ी बात होगी, आप इसको, क्योंकि अब उनकी गलती नहीं है, वो फॉलो ही नहीं करते उस स्पोर्ट को। हमें क्या लगता है, क्योंकि हम अक्सर फॉलो करते हैं, तो हमें पता है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को सेमी में हरा दिया तो कितनी बड़ी चीज़ है। तो मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन इस बात की मुझे खुशी भी है कि फिर आपने सोचा हाँ नहीं करना चाहिए हमने। और ये नहीं कि हम जीते तो किया, पहले तैयारी तो आपको पहले करनी थी, तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। तो जीतते या हारते हम करते, शायद उनको अहमियत का एहसास हुआ, शायद मुझे बताना पड़ा तो हुआ। फिर भी अब फाइनल पे जाके इतना नहीं था कि अरे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अरे बहुत लेट हो जाती है, बहुत लोगों को शिफ्ट के लिए रुकना पड़ता है करना। मैंने कहा यार वर्ल्ड कप फाइनल है, देखिए ऐसे मौके आएंगे नहीं फिर, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, जीते या हारे करना चाहिए। हार भी जाए तो आपको करना चाहिए एनालिसिस कि क्यों हारे, क्या हुआ, जीते तो भी। तो फिर भी 50-50 चल रहा था दिन में। फिर अच्छी बात है, एहसास हुआ कि नहीं यार करना चाहिए, जीते या हारे कोई नहीं, करना चाहिए। हाँ ये है। और देखो आज मुझे इस बात को लेकर बड़ी खुशी है। देखिए कई बार हमारे पत्रकार पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कई बार जब आप बाकियों को देखते हो ना, जब आपने देखा बॉलीवुड के स्टार्स इस बारे में बात कर रहे हैं, जब नेता सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, जब आपके प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, अब ये खबर आई है कि वो बुधवार को यहाँ टीम आएगी, वो मिलना चाहते हैं उनसे, तो क्या होता है जो पॉलिटिकल न्यूज़ भी कवर करता है उसको लगता है नहीं यार ये तो बड़ी चीज़ है यार, मुझे इसका एहसास नहीं हो रहा था। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इससे थोड़ी जागरूकता फैली है उन लोगों को जो रेगुलरली नहीं फॉलो करते थे, कि नहीं यार ये भी बड़ी रुचि है। फिर जब आप स्टेडियम देखते हो पैक्ड है, एक से एक सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचे हुए हैं, क्रिकेटर्स पहुँचे हुए हैं, गावस्कर साहब हमारे पहुँचे होते, वो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं उनसे बात कर रहा था फ़ोन पे कि सही भाई शो है ये वो एकदम बच्चे की तरह। बोला नहीं यार शो तुम पहले करो, मेरे को मैच पे होना है। मैंने कहा आप लेट चले। बोला नहीं मैं एक बॉल नहीं मिस करना चाहता। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मेंस क्रिकेट को लेकर वो अब इतने एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि शायद वो इतने साल खेले हैं, अब वो कवर भी करते हैं, कॉमेंट्री भी करते हैं, तो उनका काम है, वो अलग बात है अक्सर। लेकिन वो खुद कहते हैं, ये मेरी बात नहीं, वो कहते हैं कि जब मैं तभी मैच देख रहा होता हूँ जब मेरी कॉमेंट्री स्टिंट चल रहा होता है, जब मेरी कमेंट्री स्टैंड नहीं होता मैं मैच ही नहीं देख रहा होता हूँ। तो वो जाके या कुछ पढ़ रहे होंगे, अखबार रखते हैं अपने साथ पुराने भी, वही पढ़ लेंगे, या किसी से बैठ के बात कर रहे होंगे, या प्रेस बॉक्स में होंगे, मैच नहीं देख रहे होते। वो कहते हैं मैं तभी देखता हूँ जब मेरी कमेंट्री होती है, उस वक्त मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। लेकिन ये देखिए यहाँ ना उनकी कमेंट्री थी ना कुछ, उन्होंने टिकट करा के मेरे से ये तक बातें कर रहे थे, यार मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, पार्किंग मुझे मिल जाए, मैं बॉल नहीं मिस करना, जैसे फैन होता है ना, बिल्कुल उस तरह से उन्होंने बातें की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। तो ये आपको दर्शाता है कि कितनी बड़ी बात है, इसको लेकर रुचि है और मज़ा आया। बिल्कुल। और हमने देखा था सेमीफाइनल या फाइनल के बाद भी टीवी पे देर रात तक वो बने हुए थे, गावस्कर साहब बात कर रहे थे। तो अरे वो बीच में क्या हुआ, मैं उनसे बात कर रहा था, कुछ सवाल मैंने पूछा, तो वो कहते अच्छा ये मैं बताता हूँ, अभी मैं पहले आपको लाइव कमेंट्री दे रहे थे कि अभी देखिए हरमन जा रही हैं, अभी वो ट्रॉफी उठाने वाली हैं, उनके पता है उनके भाई और माता पिता मेरे साथ ही बैठे थे, वो इस तरह की बातें कर रहे थे।
उन्होंने बोला एनालिसिस छोड़ दो यार, वो तो मैं करता ही रहूँगा। पर वो इस बात को लेकर कोई मेरे साथ थे, उनके पेरेंट्स थे, मैं उनसे बात कर रहा था, अच्छा कैसे खेली, क्या है। फिर वो कह रहे हैं एक मिनट रुको रुको रुको, क्योंकि वहाँ वो स्टेडियम से हमारे साथ जुड़े थे, उनको दिख भी रहा था बाहर क्या रहा। बोल रहे अभी मैं देखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जल्दी करो, मेरे को वो देखना है जब वो ट्रॉफी उठाएंगे, यस मुझे वो देखना है वो मोमेंट। तो फिर वो गए, मैंने कहा चलिए एक आखिरी सवाल, आप जाइए ट्रॉफी उठाते हैं, वो देखिए। रोहित शर्मा नजर आए थे, बिल्कुल है ना, अंत उनकी तक वो भी आंखें, थे, सचिन तेंदुलकर आए थे हाँ वहाँ उनकी पे। आंखें नम थी। मुझे बिल्कुल। लगा शायद उनको लगा कि उस नवंबर में मैं तो नहीं कर पाया 2 साल पहले, इस नवंबर में इन्होंने वो कर दिया। बिल्कुल जालिम नवंबर जो है हाँ हाँ, है ना, नहीं अब जालिम नहीं रहा। अब जालिम नहीं रहा। बिल्कुल खुशी के मौके दे दिए। बट थोड़ा सा उस पे आते हैं सर कि 10 लड़कियां ऐसी थीं जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थीं, है ना, तो अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है ना कि आप एक अनुभव और यंग टैलेंट जो है उसको एक अच्छा मिक्सचर उसका लेकर के जाते हैं। तो थोड़ा पर्दे के पीछे की कहानी जानते हैं, जिस तरीके से क्रांति गौड़ आई वहाँ पे, अरुंधति रेड्डी आई या श्री चारणी आई, बहुत सारी ऐसी खिलाड़ी आई वहाँ से अचानक। मतलब आप देखें मोस्टली इन्होंने 2024 या 2025 में डेब्यू किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसमें दाद देता हूँ, देखिए अमोल मजूमदार ने जिन्होंने भरोसा दिखाया, शेफाली को बाहर बैठाना आसान नहीं था बिल्कुल। पर आपने देखिए वही फ़र्क है। आप वर्ल्ड कप तभी जीत सकते हो जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी हो। पहले क्या परेशानी थी, आप नहीं भी जीतते थे तो लगभग आपके वही खिलाड़ी होते थे, वही एस्टैब्लिश थे, क्योंकि मतलब मैं नहीं कह रहा कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो बाकियों से इतने बेहतर थे कि आपको उनको ही खिलाना था। मैं एक और आपको उदाहरण दूं, जैसे इस वक्त आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, वो चेंज करते रहते हैं, इसको उधर लाते हैं, बट उसमें कोई बेहतर नहीं होगी टीम, क्योंकि आज भी उनके बेहतर बल्लेबाज बाबर आजम ही है ना, फ़खर जमान ही होंगे, या रिजवान अगर आएंगे वही होंगे। वो आप उनको निकाल देते हो, अगर अब आपको करना है कि भाई टीम अच्छा नहीं करे, निकालो इनको बाहर, पर जो आप लेके आते हो क्या वो उनके बराबर है? नहीं है। फिर आप उनको रखते हो, फिर हारते हो, वहीं आते हो, आना ही पड़ता है। मैं यही कह रहा हूँ, कुछ हाल विमेंस क्रिकेट का ऐसा ही था। लेकिन अब क्योंकि जो मैंने कहा ना, धीरे धीरे कुछ बदलाव आया WPL की वजह से, ये सब जो खिलाड़ी हैं अलग अलग लेवल पे खेल रहे हैं, मेंस टीम के साथ खेल रहे हैं। BCCI देखिए, एक तो बहुत बड़ी चीज़ जो डिफरेंस आया जब BCCI के अंडर आ गई, उससे पहले आपको पता है विमेंस बोर्ड अलग एसोसिएशन था, हाँ वो अलग था। आप BCCI के अंडर आए, फिर आप ICC टूर्नामेंट्स खेलने लगे। तब भी दौर था कि अंजुम चोपड़ा थी, मिताली राज थी, झूलन गोस्वामी थी, मिताली राज, ये सब थे। बट वो चेंज जो है ना, वो धीरे धीरे ही आता है। फिर अब क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, तो जब आपके पास इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ होगी, आज इंडियन मेंस टीम इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है। भाई यशस्वी जायसवाल और अब श्रेयस अय्यर T20 टीम से बाहर बैठे, तभी ना वो T20 टीम ऐसी है। वही चीज़ जो लास्ट मोमेंट आप उन खिलाड़ी को लेके आए, कि आप ये सोच सकते हो। आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि शेफाली का भी वो परफॉर्मेंस आया। यस, अगर आपको लगता ही नहीं कि एक प्रतिका रावल है, दिल्ली से आती है, मॉडर्न स्कूल से आती हैं, मॉडर्न स्कूल ने जिसने टेस्ट क्रिकेटर्स आपको दिए हैं इंडिया के लिए, तो वही सिस्टम है, वही कल्चर है, वो अब आपको विमेंस प्लेयर भी दे रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी रहा है इस तरह की बेंच स्ट्रेंथ का आने का। और दूसरी बात वही एक और 83 के तरफ आप देखें कि देखिए हर कोने से आई है। क्यों 83 वर्ल्ड कप मेंस का हम इतनी चर्चा करते थे? क्योंकि वो पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जहां वो एक थी ना, कहते थे कि एक मुंबई एक लॉबी हुआ करती थी जो इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करती थी, वो पहली बार टूटी। आपके कप्तान नॉर्थ से आए, छोटे शहर, चंडीगढ़ उस समय छोटा शहर था, और उन्होंने प्लेयर्स, जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं गलत हो सकता हूँ, शायद उसमें ऐसा पहला ऐसा मौका था कि बॉम्बे के प्लेयर और जो नॉर्थ के प्लेयर, मतलब दिल्ली, पंजाब और यहाँ हरियाणा के अगर आप प्लेयर्स देखें, वो शायद ज़्यादा थे स्क्वाड में। पहली बार ऐसा हुआ था, इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं। आपके प्लेयर चेन्नई से भी आते थे, बैंगलोर से भी आते थे, वो तो था ही, बट आई एम सेइंग ये जो दो ज़्यादातर जगह थी जहाँ से आपके खिलाड़ी आते थे, पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ से इतने प्लेयर आए। तो वही चीज़ बदलाव, वही आप देखें, है ना, श्री चरनी आ जाती हैं, ठीक है, आपकी साउथ से आ जाती है अरुंधति रेड्डी आ जाती है, फिर आपके नॉर्थ से कई प्लेयर्स हैं, उमा छेत्री हैं वहाँ, उमा छेत्री भी आती हैं, हालांकि उनको मौका नहीं मिला। स्नेह राणा है, स्नेह राणा है, करेक्ट, राधा यादव हैं, बहुत सारी खिलाड़ी, मतलब एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है विमेंस टीम का भी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख करके कि क्रांति गौड़ हों, चाहे आपकी श्री चारणी हो, उम्र बहुत छोटी है उनकी, अनुभव भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया ना बड़े मैच में। कई बार ये अच्छा भी होता है ना, वो कहते ना, जो आप वो बैगेज नहीं लेके आते, वो जो एक बैगेज है बड़े टूर्नामेंट का, जो लगातार आप हारे हो, उसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए था। वो स्मृति मंदाना को एक्सपीरियंस
था, वो हरमनप्रीत कौर को एक्सपीरियंस था। अच्छा, हरमनप्रीत कौर के लिए भी आप देखिए, ये अगर आप टूर्नामेंट नहीं जीतते तो शायद लास्ट मौका होता। हालांकि ये पहला वर्ल्ड कप उन्होंने कप्तानी की है 50 ओवर, लेकिन दबाव उन पे था। उनकी जर्नी भी आप देखें, एक समय ये कहा गया, आपको शायद याद हो या नहीं, मिताली राज की कप्तानी गई थी, हरमन को बनाया गया था। मिताली राज की जो मैनेजर थी, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, ये हरमन बड़ी पॉलिटिक्स खेलती है, इसने ये सब चीज़ें। तो जाहिर तौर पर कल भी मैं देख रहा था मैच के बाद, बहुत अच्छी केमिस्ट्री मुझे नजर नहीं आई मिताली राज और हरमनप्रीत के वो बीच। ठीक है, लेकिन देखिए उसमें अच्छी बात यह है कि टीम ने उनको बुलाया, टीम ने झूलन गोस्वामी को बुलाया, मिताली राज को बुलाया, बिल्कुल, और कहा कि ये आपका भी वर्ल्ड कप है। वहाँ अंजुम चोपड़ा थी, अंजुम चोपड़ा, रीमा मल्होत्रा थी, बहुत सबको सबके साथ उन्होंने सेलिब्रेट किया कि भाई आप, तो वो बड़ी बात है, नींव के पत्थर हैं ये सब। देखिए ये चीज़ तो फिर अब स्पोर्ट में ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हर जगह आपकी दोस्ती होगी, कुछ हार्श फैसले भी लेने पड़ते हैं, जैसे धोनी ने लिया था 2011 के उसमें ना कैंपेन में लिया था कि बहुत सारे सीनियर्स खिलाड़ी हमें नहीं चाहिए। कोचेस के साथ भी उनकी इतनी नहीं बनी थी, वो आरोठे थे पहले, वो चले गए, फिर रमेश पवार के साथ भी रमेश पवार के साथ उनका अच्छा खासा था, पर फिर बाद में नहीं हुआ, WV रमन हट गए, तो कोचिंग में भी काफ़ी बदलाव हुए। बट उसी में कहता हूँ अमोल मजुमदार, देखिए उनकी भी क्या ज़बरदस्त स्टोरी है। जो शख्स जो डोमेस्टिक जायंट था, कभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाया, जब इंडिया के लिए नहीं खेल पाया तो वर्ल्ड कप दूर है, लेकिन आज वो वर्ल्ड कप विनर है, बतौर कोच है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं जस्टिस, देयर इज जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। उनको मेंस टीम से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए जो वो चाहते होंगे, बट विमेंस टीम के ज़रिए से उन्होंने किया। और देखिए तालमेल दोनों के बीच, एक ये वर्ल्ड कप में भी सिचुएशन आई थी जहाँ मुझे लगा कि दोनों की सोच में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि हरमन वो 5 बॉलर और एक्स्ट्रा बैटर के फॉर्मूले के साथ जा रही थी। एक दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अमोल ने कहा कि नहीं, शायद हमें सोचना पड़ेगा छठे के लिए। हरमन डटी रही नहीं 5 की। मैं बयानों के बारे में बात कर रहा हूँ जो वर्ल्ड कप के दौरान आए, तो लग रहा था क्योंकि दोनों की सोच अलग है। लेकिन बाद में कोच की बात आपने मानी, क्योंकि आप 6 गेंदबाजों के साथ गए, आपने एक बैटर कम किया सेमीज़ और फाइनल में, जो मुझे उस वक्त लगा बड़ी डेंजरस स्ट्रैटेजी है, खासतौर पर सेमीज़ में जब आप चेस कर रहे थे, एक कम बैटर के साथ थे। लेकिन कोच की वहाँ चली, शायद उसका उनको फ़ायदा भी मिला। शेफाली आई, शेफाली पे वो भरोसा दिखाया, उनको लिबर्टी दी भाई, और सीधा खिला दिया। देखिए मैं ऑनेस्टली आपसे कहता हूँ, मैं बड़ा कंजर्वेटिव था। मैंने कहा नहीं यार, शेफाली आ ज़रूर गई हैं, बट मैं सेमी में सीधा रिस्क नहीं लूँगा। मैं क्योंकि हरलीन खेल रही थी अभी तक और नंबर 3 पे खेल रही थी, उनसे ओपन करा सकते, उनके रन भी ठीक ठाक थे, तो मैं उनके साथ चला जाता। बट आपने रिस्क लिया कि नहीं यार लेते हैं। अच्छा, वो सेमीज़ में नहीं चली, फिर भी आप फाइनल में गए। फाइनल में एक बैटर कम के साथ खेल रहे हो, जिसमें एक रिस्की ऑप्शन है शेफाली, आपने कहा नहीं खेलो, और देखिए तो वो एक सेल्फ बिलीव है। और हरमन में मुझे एक दो चीज़ें धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट आगे गया ना, एज अ कप्तान कुछ चेंजेस नज़र आई जो भले के लिए हुई। वो कई बार इमोशंस आप उनकी देख सकते हो, गुस्सा भी आता है, कई बार आप देखते हैं वो कप्तान है, और ठीक है, जाहिर बात है कप्तान को होना भी चाहिए, कंट्रोल उन्हीं के पास होना चाहिए। और जब तक उनके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, फिर चाहे वो विराट कोहली, रोहित शर्मा थे ना भाई, हंसी मजाक एक जगह, जब गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, जब कुछ तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना है तो करना है। तो हरमन का भी मुझे लगता था कई बार वो गुस्सा वाला एक रूप उनका नज़र आता था, बट सेमीज और फाइनल में मुझे अलग हरमन नजर आई। बिल्कुल एकदम पिटाई भी हो रही है, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो बीच में अरदास वगैरह भी कर रही थी, है ना, वो कह रही थी। बट फिर मैंने उनका देखिए, वो बड़ी अच्छी चीज, क्यों बदलाव आया, वो एक सेल्फ बिलीफ आई। उन्होंने क्या कहा उनसे, वही मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अंजुम चोपड़ा जो उनके साथ करी थी, उन्होंने कहा भाई आपको इतना सेल्फ बिलीव ये है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हो, रन भी उन्होंने लगा दिए, ये सब। उन्होंने कहा मैं अपने आप को बार बार कहती थी कुछ भी हो जाए जीतना तो हम नहीं है, ये कप ही हमारा है। तो जब कहती थी बुरा टाइम भी हो रहा था, रन बने, मैं मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे वो एक था, मैंने अपने को कह रखा था कि जैसे हम कहते हैं ना, जीतेगा तो इंडिया ही। तो मैं अपने आप को कहती थी कुछ भी हो जीतना तो हम नहीं है, जीतना तो हम नहीं है, ये मैच भी हम नहीं जीतना है, सेमीज भी हम नहीं जीतना है जी, फाइनल हम ही पहुंचेंगे, फाइनल भी हम नहीं जीतना है, हम ही पहुंचेंगे। तो ये एक बिलीफ थी शायद, वो उसने उनको हेल्प किया, काम डाउन भी किया। जब गुस्सा आना चाहिए था नहीं आया,
शायद उसका जो असर था वो टीम पे भी गया, क्योंकि कई बार होता है कि आपसे भी कैचेस ड्रॉप हुए, अहम कैचेस ड्रॉप हुए, कई बार आप भी टफ सिचुएशन में आए जब लगा अरे हार गया, निकल गया मैच, फिर वही यादें आ गई ना आपकी। 3 मैचेस आप लगातार हारे थे इसी तरह से, जीता मैच हारे थे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे, इंग्लैंड से हारे, जीता मैच हारे। बट देखिए, और फिर वही चीज़, ये आपकी जो एक प्रॉब्लम थी कि ठीक है टैलेंट तो आ गया था, भरोसा आ गया था, रिजल्ट्स भी आ रहे थे, पर आप आखिरी मोमेंट में वो 90 की इंडियन मेंस मेंटालिटी जो हार जाते थे। टैलेंट पूरा था, पेपर पे बराबर की टक्कर, और जब जीत के बहुत करीब होते थे पैनिक करके आप हार जाते थे। ये टीम भी वही दिखा रही थी। उस टीम को कई साल लगे उसको चेंज करने में, इस टीम के देखिए इस टूर्नामेंट में उन्होंने चेंज कर दिया। अब आज के बाद कोई कहेगा कि नहीं यार ये विमेंस टीम है ना, टैलेंट तो है, टक्कर भी बराबर की देंगी पेपर पे, लेकिन यार नहीं, वो एक्स फैक्टर नहीं है एन मौके पे। अब वो आप भूल गए, एक टाइटल वो आप भूल गए। अब आप जीत हार को इस नज़रिए से नहीं देखोगे आप, हाँ बाकी आप उसका विश्लेषण करोगे कि नहीं ये अच्छा था, बुरा था, ये बैटिंग करनी चाहिए थी, ये टीम खिलानी चाहिए, पर आप ये नहीं कहोगे कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि चोक कर जाएंगे। जैसे उन्होंने इंग्लैंड वाला मैच जीता, मैच 4 रन से आप हार गए थे, बिल्कुल जीता मैच, बिल्कुल। ऑलमोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ भी हम जीता हुआ ही मैच था लगभग, जो हम हार गए थे वहाँ पे लीग स्टेज में, ग्रुप स्टेज में। बट ये वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज जो ऑस्ट्रेलिया करके थी, उसमें आपने 330 बनाया, आपको उस दिन भी 350-60 लगाने चाहिए। एंड में आप एकदम कैजुअल हो गए, वो बन गए बहुत रन। हाँ। अरे हम तो क्रूज कंट्रोल में है, अरे 300 प्लस 330 वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज कौन करेगा, कर गई ऑस्ट्रेलिया। अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी हमने इसी टूर्नामेंट में तोड़ दिया। वो पे बैक विद इंटरेस्ट, यस, सूद समेत वापस, और वो भी उसी टूर्नामेंट में, ज़्यादा इंतजार नहीं। कई बार तो यार साल लग जाते हैं विद इंटरेस्ट पे बैक करने में, रुकते हैं यार कब मौका मिलेगा, कब लेंगे बदला, कब होगा। उन्होंने उसी टूर्नामेंट में कर दिया, वो भी उससे बड़े मैच में। यस। साउथ अफ्रीका की तरफ से थोड़ा देखें, उनकी जो कप्तान है लॉरा वुल्फहार्ट, क्या बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मतलब। लेकिन हमने देखा रिकॉर्ड जो हैं खास करके फाइनल्स के, वो मतलब पहले बैटिंग करने वाली टीम हमेशा फेवरेट रही है, एक बार ही चेज़ करती हुई टीम जीती है। तो क्या जो सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने जिस तरीके से चेज़ किया, एक माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने आपने 340 के आसपास रन बना दिए, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली साउथ अफ्रीका की टीम डर तो नहीं गई कि भाई अगर बाद में चेज़ करने जाएंगे तो हम 350 भी बना दें तो ये टीम निकाल ले जाएगी? नहीं, मुझे उससे ज़्यादा मुझे लगा साउथ अफ्रीका, और मुझे अब इसकी बड़ी आलोचना होगी, और आपने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी देखा है, पिछले आई थिंक 6 में से 5 बार ऐसा हुआ है विमेंस वर्ल्ड कप में जो टीम जिसने पहले बैट किया वो जीता है, वो सब ठीक है। बट साउथ अफ्रीका ने मुझे लगता है सही निर्णय लिया, क्योंकि आपने कंडीशंस पे निर्णय लिया। इंडिया क्यों जीती वो आपने ज़रूर देखा होगा चेस करते हुए, वो ये था कि भाई कंडीशंस ऐसी हो रही थी, ड्यू इतनी आ रही थी उस मैच में, इतनी ड्यू आई थी कि सेकंड बॉलिंग करने में बड़ी परेशानी आ रही थी वो, और दूसरी रेड सॉइल पिच इतनी अच्छी थी कि वो जैसे जैसे मैच बढ़ रहा था ख़राब नहीं हो रही थी, बेहतर ही हो रही थी, और ड्यू से भी बेहतर ही होती है। तो स्टिकी विकेट भी अगर होगी तो गेंद अच्छी आएगी बल्ले पे, तो वो सब चीज़ें हो रही थी। तो ये इस पे हमने भी चर्चा की थी बहुत कि क्या करना चाहिए। रिकॉर्ड तो कहते हैं, इतिहास ये कहता है पहले बैट करो, बड़ा मैच है, फाइनल है, प्रेशर मत लो, चेजिंग टीम पे प्रेशर होगा, लेकिन ये ग्राउंड और इसकी कंडीशंस ये कहती है नहीं, आपको चेस करना चाहिए। आप क्या जाओगे? मैंने तो चुना था ग्राउंड। मैंने कहा था नहीं, ग्राउंड और कंडीशंस को देखो, इतिहास तो बदलते रहते हैं, बिल्कुल। इसी में भी तो हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज हुई ना, पहले तो नहीं हुई थी, हुई, तो कंडीशंस तो नहीं बदलेंगी। एक बहुत बड़ा इंडियन टीम को फ़ायदा हुआ, जिसके लिए ना भारतीय टीम का इतना योगदान था, ना आपका, ना मेरा, ना सपोर्ट स्टाफ, ना बीसीसीआई, ना किसी का, वो ऊपर वाले का था। बारिश, ओस नहीं पड़ी उतनी उसने, जितनी ओस सेमीफाइनल में थी वो ओस नहीं पड़ी, वो बहुत फ़ायदा हुआ। नहीं तो गेंदबाजी करने में आपको परेशानी आती है, एक तो गेंदबाजी में परेशानी आती है और पिच थोड़ी बेहतर होती। फाइनल की पिच थोड़ी सी, और हरमन ने ये टॉस पे कहा भी था कि फाइनल की पिच थोड़ी अलग है, थोड़ी सी स्टिकी है, और शायद उतनी अच्छी बैटिंग पिच नहीं है जैसे सेमीफाइनल में है। तो तभी मतलब हम अंदाज़ा लगा रहे थे शायद 280-90 अच्छा टोटल होगा, और वही हुआ। लेकिन परेशानी ये हो जाती है, शुरू में अच्छी ना भी हो पिच, ओस जब पड़ने लगेगी ना, गीली होगी ना, गेंद गीली होगी तो अच्छे से आती है, तो वो परेशानी आपकी चली जाती है, रन मेकिंग ईजी हो जाती है, फील्डिंग में प्रॉब्लम आती है, गेंद को ग्रिप करने में प्रॉब्लम आती है, और बैटिंग ईजी हो जाती है। पर वो हुआ नहीं उस दिन। मैं देख रहा था इनिंग्स ब्रेक में वो
मैंने किसी से ग्राउंड पे बात की, क्योंकि जब इनिंग्स ब्रेक हुई तो वो रोप चलाते हैं ना ड्यू के लिए, वो चल रहा था, तो मुझे लगा अरे ड्यू आगे, बड़ा खुश हो रहा था। फिर मैंने रिपोर्टर हमारे थे, हमने बात की, उन्होंने कहा नहीं ड्यू आई नहीं है, वो प्रिकॉशनरी चला रहे थे कि भाई ऐसा हो। और काफ़ी अंत तक, पता नहीं मैच ख़त्म होते होते क्या सीन था, बट जब मेरी आखिरी बात हुई लगभग 35 ओवर तक हो चुके थे, तब तक कोई ड्यू नहीं आई थी। बहुत बड़ा फ़ायदा उसको आपको मिला। और फिर प्रेशर ऑफ कोर्स, बिल्कुल फाइनल पर का उसमें आई थिंक साउथ अफ्रीका ने बड़ी गलती भी की। नडीन डिक्लर्क को आप जो बहुत नीचे जिसने आपने हराया आपको 80 कितने रन में, कहाँ नंबर 9 पे आप ले रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे। उन्होंने भी थोड़ा पैनिक किया बड़े। अगर यही इंडियन टीम इस तरह के डिसीजंस कुछ लेती, राधा यादव भेज देती, आप ऋचा घोष को नीचे तक रोके रखते या दीप्ति शर्मा को रोकते, तो यार बड़ी आलोचना होती। सही बात है, बड़े मैच में आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उसको ऊपर भेजो ना, बचा के क्या क्यों रखना है। आखिर में शी रैन आउट ऑफ द पार्टनर्स, 100%। दो टर्निंग पॉइंट जो मुझे मैच के लगे, एक तो वो रन आउट ब्रिट्स का शुरू में, वो क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप ऐसी चल रही थी, मुझे लगा ये 150 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगेगी, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और वो जा ही रहे थे आउट ऑफ द ब्लू एक रन आउट में, उसमें ब्रिट्स की भी गलती थी, थोड़ा टेढ़ा दौड़ रही थी, शायद उन्होंने इजी लिया। ज़बरदस्त रन आउट भी अमनजोत ने किया, ज़बरदस्त थ्रो था उनका, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। और फिर शेफाली से बॉलिंग कराना, शेफाली का भी, हाँ वो 2 विकेट उन्होंने ली, और उससे बड़ा वो जो कैच जो लिया ना, वुलवार्ड जब तक थी तो दिल तो धड़ धड़ कर ही रहा था। बिल्कुल। वो जब आउट हो गई, वो शानदार कैच, फिर आपको लगा हाँ ये डन एंड डस्टेड। हाँ वो ये 2 मोमेंट मिले बड़े, सबसे बड़े मोमेंट्स हैं, की मोमेंट्स हैं। और अमनजोत ने कैच लिया, वही हम बात कर रहे थे। सही बात है, जो सूर्या ने एक कैच लिया, कपिल पाजी ने एक कैच लिया, और अब अमनजोत ने भी कैच ले लिया। ठीक है, हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। बस एक सवाल मेरा ये है आखिर में, क्या कुछ चुनौतियां, हालांकि अच्छा दिन नहीं है हम पूछने के लिए कुछ मीन मेख निकालें, कुछ गलतियां निकालें, बट मुझे एक फील्डिंग लगता है थोड़ा सा, आप अगर वहाँ काम करें ना, तो जैसे साउथ अफ्रीका की कल फील्डिंग थी, बहुत शानदार फील्डिंग हमने देखी उनकी, कम से कम 15-20 रन तो उन्होंने मिनिमम बचाए। ऑस्ट्रेलिया ने भी वही किया। ऑस्ट्रेलिया का वैसे अजीब था, जमामा के 2 कैचेस छोड़ दिए, उसको आप हटा दे। ग्राउंड फील्डिंग में इंडिया ने शायद 20 रन एक्स्ट्रा दिए होंगे, उन्होंने 20 रन बचा लिया, वो बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने बस हाँ थोड़ा सा फेवर रिटर्न किया, वो 2 कैच ड्रॉप करके जमामा का, वो हो जाता है आई थिंक प्रेशर में या गीली गेंद में, ये सब चीज़ें हो जाती है। बट हाँ एक फील्डिंग एक एस्पेक्ट है, बट एक सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है वुमेन्स क्रिकेट में, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, वो है यार जो अब ना, देखिए एक टाइम था, मतलब मैं तो कई विमेंस सेमीफाइनल ग्राउंड से कवर किए हैं। 2010 का T20 वर्ल्ड का जो वेस्ट इंडीज़ में था, टीम सेमीज़ में पहुंच गई थी, तो मैंने वो कवर किया था वहीं पे। फिर 12 में जब श्रीलंका में हुआ था तब पहुंच गई थी, वो भी कवर किया था। लेकिन तब ना वुमेन्स क्रिकेट लगता था कि नहीं यार अभी वो उतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं आई है, कई बड़ी एलिमेंट्री मिस्टेक्स हुआ करती थी, फील्डिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं होता, बैटिंग बॉलिंग भी उतना स्टैंडर्ड नहीं था, डॉट बॉल पे डॉट बॉल चले जा रहा। अच्छा एक और बड़ी चीज़ होती थी, मैं वही कहता था, रिक्वायर्ड 100 एक बार 6, 6.5, 7 चला गया, ख़त्म है मैच, नहीं हो सकता, वो कवर नहीं कर पाएंगी। शुरू से अगर आप चल रहे हो वो नहीं होता, क्योंकि हिटें नहीं लगा पाती थी। अब आप देखो, अब 8-9 मेंस क्रिकेट की तरह हो रहा है, ओडीआई क्रिकेट में 8-9 में भी डर लग रहा होता है चेज हो जाएगा, क्योंकि अब प्लेयर्स वैसी हिटें लगा रही हैं। और अब ये भी नहीं है कि बाउंड्रीज बहुत अंदर है, वो तो स्टैंड में जा रही हैं गेंदें। सही बात है, मेंस के जितना वो लंबी हिटें मारती हैं और उस तरह की चेज करने की कोशिश कर रही हैं। फील्डिंग में मैं वही वापस आ रहा हूँ कि येस आई थिंक इंडियन वुमेन्स टीम को फील्डिंग बेहतर करनी है, बट अब वो जो एक सिंपल, जैसे नहीं हमारे कॉर्पोरेट लेवल की जो फील्डिंग होती है, सिंपल चीज़ें कई बार हाथ से निकल जाती हैं और हम लोग वैसी चीज़ें हुआ करती थी वुमेन्स क्रिकेट में। ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, 8-9 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, बट पिछले 5-6 सालों में वो प्रोफेशनलिज्म आया है। शायद WPL का उसमें बड़ा योगदान है वो, या फिर महिला क्रिकेट इवॉल्व कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन टीम तो कर गई थी इवॉल्व, लेकिन इंडियन टीम या बाकी एशियन टीम में फ़र्क नज़र आता था। अब धीरे धीरे बेटर हुआ, स्किल लेवल भी बेहतर हुए। अब श्री चारनी की आपने बात की, वो प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, टर्न जो कराती हैं, क्या टर्न कराती है। अब वो नहीं है कि स्पिनर बस नाम का है, पहले क्या लेते थे, स्पिनर फ्लाइट में बीट करता था तो ही विकेट आती थी, ना टर्न था, ना ग्रिप है, ना तेज़ी होती थी कि आप फंसा पाओ, लेंथ पे फंसा पाओ बैटर को। अब आप देख लो, वेरिएशंस भी उनके पास बहुत हैं, सारे के सारे। हाँ बिल्कुल, आपने कहा राधा यादव, श्री चरनी, प्रॉपर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इस वक्त। मैंने नाम भूल गया, वो इंग्लैंड की है यार लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो
WPL में उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, पता नहीं मेरे जहन से नाम चला गया उनका, बड़ी ज़बरदस्त मुझे लेफ्ट सोफी एक्लस्टन शायद, करेक्ट। क्या बॉल डालती हैं यार। मैं बल्कि हरलीन से एक बार मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, तो वो ऐसे किसी ने सवाल पूछा, ऑडियंस भी थी, उन्होंने पूछा यार विमेंस क्रिकेट में कई बार ऐसा लगता है, तो मैंने हरलीन से पूछा था, हरलीन देती तो मैं मॉडरेटर था, मैंने कहा आप बताओ आपको लगता है ना आप वो क्रिकेट खेलते, मैंने कहा आप खेलते, बोला हाँ मैंने कहा वो अच्छा खासा क्लब लेवल पे खेलते थे, जिन्होंने सवाल पूछा, मैंने कहा सोफी एगल्सन बॉल डालेगी ना, खेल के दिखाना आप 6 की 6 बॉल, मतलब मैं टीवी पे देख के बता सकता हूँ प्रॉपर स्पिनर है वो। हरलीन ने कहा बिल्कुल सही की है बात, आप उसका स्किल लेवल देखोगे, जिस तरह से वो बॉल डाल रही है वो हरलीन ने कहा मैं मेन के साथ भी ट्रेन करती हूँ, वो बराबरी की, अब वो जिप, वो ग्रिप, वो वैसी तरह की वो डाल रही हैं, मजबूत वो फिंगर्स आपको जो चाहिए होती है, तो स्किल लेवल भी बेहतर हुआ यार। फास्ट बॉलिंग देखिए एक चीज़ तो है, और वो तो सिर्फ क्रिकेट क्या, हमें बनाया ही ऊपर वाले ने ऐसा है कि यार फिजिकल लिमिटेशंस कुछ तो होंगी विमेन, और टेनिस में भी मेन का 5 सेट होता है, विमेन का 3 ही होता है ना, वैसा होगा। आपका 100 मीटर विनर ओलंपिक गोल्ड 9 पॉइंट कुछ करेगा, विमेन का 10 पॉइंट कुछ करेगा, वो तो फ़र्क है ही, उतना तो रहेगा। बट आई थिंक वो तेज़ी ना आई हो रफ्तार में बॉलिंग में, बट स्किल लेवल वहाँ पे भी आ गया है। अब वो आप सेटअप देखते हो, अंदर अंदर डाली फिर एक बाहर निकाल दी, वो सब चीज़ें तो आ गई है, तो मज़ा आता है देखने में। तो अपन यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये जो जीत मिली है, इससे इंडियन टीम और उत्तर इसमें और सुधार होगा, और ऊपर की तरफ टीम जाएगी, और जीत की जो एक आदत होती है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 बार शायद जीता हुआ है ODI वर्ल्ड कप, है ना, 7 बार जीता हुआ है, तो इंडिया की टीम भी है, अब डोमिनेट करेगी, लगातार जीतेगी, यही उम्मीद करते हैं अपन। और T20 सीरीज चल रही है भारत, हमारा भी फायदा ना, हमारा मतलब मैं सारी जो हमारी कम्युनिटी उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो हम क्रिकेट ट्रेजिक्स हैं सारे के सारे, क्रिकेट के पीछे पागल हैं, क्योंकि हमें तो हमेशा इंतज़ार रहता है ना क्या क्रिकेट हो, किसके बारे में बात करें, क्या देखें, क्या मैच, क्या कॉन्टेक्स्ट। अब मेंस टीम को तो हम निचोड़ ही रहे हैं, चल रहा है, फिर भी कुछ गैप्स आ जाते हैं, अब देखो बीच बीच में ये भी गैप फिल हो जाएंगे, विमेन टीम जब खेला बिल्कुल। और ये बात दीप्ति ने कल कही उन्होंने। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है, मैं हर चीज़ जो कह रहा हूँ किसी ने दीप्ति ने कल ये कहा कि मतलब उनसे पूछा गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि आप क्या चाहती हैं आगे चल के, तो उन्होंने बोला मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा मैचेज हों विमेंस टीम के। यस, गुड पॉइंट। अब देखिए अब तो बेहतर हुआ है, मेरे को याद आता है पिछला आई थिंक वर्ल्ड कप जो टीम ने खेला था, हार्डली उनको कुछ चांसेस मिलते हैं। झूलन का मैं एक बार इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उनके आंकड़े निकाले, मेरे को कोई आंकड़े एकदम ऐसे याद नहीं, कुछ ऐसा इतना लंबा उनका करियर, हार्डली कुछ टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, हुए ही नहीं। यस, बिल्कुल, सीरीज होती ही नहीं है। चलो ठीक है, मे बी टेस्ट मैच क्रिकेट में अभी वो पॉपुलैरिटी विमेंस क्रिकेट में टाइम लगेगा, बट मैं खुश हूँ यार, वाइट बॉल क्रिकेट ही कर रही है, वनडे क्रिकेट ही कर रही है, T20 क्रिकेट ही कर रही है, अच्छी बात है। तो BCCI जैसे विमेंस क्रिकेटर्स को इक्वल पे दे रही हैं, इतना रिवॉर्ड इसमें मैं ना, आप देखिए ये चीज़ मैं कहूँगा, इसमें बहुत बड़ा योगदान सौरव गांगुली का है। मुझे याद है जब उन्होंने BCCI के प्रेसिडेंट थे, वो कहते थे कि यार विमेंस क्रिकेट को भी मैं इतना बड़ा करूँगा, WPL वगैरह का कीड़ा उन्होंने ही डाला था। अच्छा, कि यार विमेंस क्रिकेट के लिए क्यों ना हो, WPL क्यों ना हो, तो उन्होंने बहुत रुचि दिखाई थी टूवर्ड्स द विमेंस गेम पुश करने के लिए। अब बाद में ऑफ कोर्स भाई आइडिया उनका था, प्लान उनका था, फिर वो BCCI प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन अभी जो फिर BCCI आया, फिर जयशा लुक आफ्टर कर रहे थे, आप जो हैं वो तो भाई मतलब जो एक बार पैटर्न सेट हो गया, आप उसको फॉलो करते हो, मेंटेन कर रहे हो, बट ये चीज़ ना विमेंस क्रिकेट को इस लेवल तक लाने में पूरा जो ब्लूप्रिंट कह सकते हैं वो सौरव गांगुली, काफ़ी हद तक सौरव गांगुली का उसमें बड़ा हमने देखा अभी दिल्ली कैपिटल्स की जो विमेंस टीम है उसको भी वो चला रहे हैं, मतलब है ना, वो खुश हैं। देखो मेंस टीम के साथ नहीं, विमेंस टीम के साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं मैं खुश हूँ, विमेंस टीम को चलाएंगे, कोई बात नहीं। बेटी के फादर है ना, तो वहाँ से उनको रियलाइज़ हुआ होगा नहीं यार हम मेन गेम करते हैं। चलिए, तो अगले एपिसोड में अपन मिलेंगे, तो T20 सीरीज जो इंडिया की चल रही है तब तक निपट चुकी होगी, और उस पर अपन बात करेंगे। बहुत मज़ा आया इंडियन विमेंस टीम को जीतता हुआ देखकर। एक ख्वाब जो था, एक हसरत अधूरी थी, वो अब पूरी हो गई है, वी आर द चैम्पियंस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे, और जो लोग सिर्फ ऑडियो पे सुन रहे हैं वो radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर ही देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। बल्ला बोल।